तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे अनलॉफुल एग्रीमेंट्स के बारे में। हमने इसको अच्छे से पहले समझा और इसके बाद हमने देखा कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं जिनको हम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं, जो जनता के हित के खिलाफ है, अगेंस्ट द सोसाइटी। इसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ेंगे और और बाकी के जो प्रकार के वॉइड एग्रीमेंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं ये आपको बताया था मैंने शुरुआत में। अब उनके और प्रकार देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। तो ये चैप्टर का फोर्थ जो हिस्सा है। तो इलीगल एग्रीमेंट्स के बाद वॉइड एग्रीमेंट्स। तो आपको पता है हर एक इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड रहेगा ही, बट इसके अलावा और भी वॉइड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो वही हमको अभी समझना है। इसमें से कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, जैसे एग्रीमेंट्स बाय अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हमने, जिसमें हमने देखा ये वॉइड होते हैं। भले ये इलीगल नहीं है बट ये वॉइड है। अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के साथ कोई अगर आप एग्रीमेंट करोगे या माइनर के साथ एग्रीमेंट होगा, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास गोसे का केस भी देखा था हमने, तो वो वॉइड रहेगा। फिर मिस्टेक के अंदर जो बना है, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द एग्रीमेंट, जो इसी चैप्टर में हमने देखा, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो इसमें कंडीशंस है, both the parties must be under mistake must relate to some fact and fact must be essential to the agreement। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट में गलती है। फिर एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, जो अभी थोड़ी टाइम पहले पिछली क्लास में हमने देखा था, सेक्शन 23 इलीगल एग्रीमेंट्स। तो इसी को हम अनलॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट्स भी बोलते हैं। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था इसमें कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका कुछ हिस्सा लॉफुल है और कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, एक पार्ट उसका अनलॉफुल है। सेक्शन 24 में ये पार्ट पिछली क्लास में हमने देखा कि एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन आर अनलॉफुल इन पार्ट एंड इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लीगल पार्ट। तो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट भी वॉइड में कवर होगा। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक के हमने पढ़ा है। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं ये अब हमको देखना है। यहाँ थोड़ी नंबरिंग में गड़बड़ हो गई, ये 2 होना चाहिए था, ये 3 4 5 6, फिर ये इधर से 7 8 ऐसा होना चाहिए। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 to 5 हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो 1 से 5 तक, यहाँ तक के डिस्कस किया है हमने। तो वैसे नंबर वाइज देखे तो गड़बड़ हो गई थोड़ी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद 6 से जो है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना, ये वॉइड होता है। फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को केस फाइल करने से रोकना भी वॉइड होता है। वैसे ही एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टन, अनसर्टन मीनिंग वाले एग्रीमेंट्स, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। फिर एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ये इस चैप्टर में नहीं आएगा बट आगे हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चैप्टर है उसमें। एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो ऐसा कर करके अपने को एक एक ये सब पॉइंट्स देखना है। शुरुआत करते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज से। ऐसे एग्रीमेंट जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को रोक रहे हैं, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना, मैरिज करने से, शादी करने से, तो ये वॉइड रहता है। तो हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छा से अपने हिसाब से शादी कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर कोई एग्रीमेंट कर भी लेगा तो इस एग्रीमेंट की कोई अहमियत नहीं है। जैसे समझो एक सीए स्टूडेंट है, वो अपनी फ्रेंड को बोलता है कि तुम मेरे लिए रुकना, मैं सीए पास होऊंगा फिर आऊँगा, फिर अपन शादी करेंगे। ये एग्रीमेंट की कोई अहमियत नहीं है। उसको कोई और मिल गया जल्दी उसके पहले तो वो शादी कर सकती है। अगर उसने पैसे ली भी होगी कि ठीक है 10,000 रुपये दो मैं रुकूंगी, तो भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये जो एग्रीमेंट है, इवन इफ कंसिडरेशन है सब है, तो भी ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से लाइफ जी सकता है, शादी कर सकता है। किसी को रोका नहीं जा सकता। तो वही पॉइंट दिया है, एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, हर प्रकार का एग्रीमेंट जो रोक रहा है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को शादी करने से, ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर, माइनर के एग्रीमेंट्स तो वैसे ही वॉइड है, तो माइनर के अलावा कोई मेजर अगर एग्री करेगा तो भी इट इज वॉइड, ये वॉइड है।
तो ध्यान रखने वाली बात है, एग्रीमेंट अगर रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है शादी करने से, तो ये वॉइड होगा। लेकिन अगर शादी करने का वादा करेंगे तो ये वैलिड होगा। समझो अगर आपने उसको वादा किया कि बेबी मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, तो इस एग्रीमेंट की कोई अहमियत नहीं है, ये वॉइड है। लेकिन आपने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो आप फंस गए। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो शादी करने का वादा करना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, शादी नहीं करने का वादा करना वॉइड एग्रीमेंट है। तो कभी भी क्या बोलना चाहिए कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं बोलना मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसा बोले कि फंस गए। फिर कल चलकर यहाँ पे बहुत सारे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं कि इसने शादी करने का वादा किया बाद में तोड़ दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद फिर तोड़ दिया, परफॉर्म होने के पहले ही तोड़ दिया, तो ये ब्रीच कहलाता है। तो शादी करने का वादा करना इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट शादी नहीं करने का अगर एग्री करेंगे तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। कोई भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता कि तुम शादी नहीं करोगे, ठीक है। इवन पार्शियल रिस्ट्रेंट होगा तो भी ये वॉइड रहेगा। अगर थोड़ा पार्ट भी रिस्ट्रेंट कर रहा है कि तुम 25 साल के होते तक के शादी मत करना, तो भी ये वॉइड है। तो वो उसके पहले भी शादी कर सकता है, ठीक है। सो इफ अ पर्सन बीइंग अ मेजर एग्रीज फॉर गुड कंसिडरेशन, भले ही पैसा लिया तो भी, नॉट टू मैरी, द प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग, तो ये वॉइड है। स्पेसिफिकली ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन 26 स्पेसिफिकली बोलता है कि आप किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते। इट शुड बी नोटेड दैट प्रॉमिस टू मैरी है अगर, तो इट इज वैलिड एंड बाइंडिंग। तो शादी करने का वादा करना वैलिड है, बट शादी नहीं करने का वादा करना वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। सो ध्यान रखना बोलते वक्त, तो ऐसा बोलना ही नहीं वैसे तो मैं आपको सिखा नहीं रहा, जो कानून बोल रहा वो बता रहा हूँ मैं, तो बस, ठीक है। फिर एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगला एग्रीमेंट जो किसी व्यक्ति को रोक रहा है क्या करने से, कोई एक लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन या बिजनेस करने से रोक रहा है किसी भी प्रकार का, तो जितना रेस्ट्रिक्टिव पार्ट है वो पूरा वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो भी उसके पास स्किल्स है, टैलेंट है, जो भी उसको आता है, लेबर आता है, लेबर वर्क है, तो वो सब करके उसको पैसा कमाने का अधिकार है। तो एक राइट टू लाइवलीहुड होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इट गारंटीज द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसके पास जो भी स्किल्स है वो उसको प्रदर्शित करके जीविका कमा सकता है। जीविका मीन्स लाइवलीहुड कमा सकता है। सो पैसे कमाने का अधिकार होता है कि जो भी कार्य आते हैं वो कार्य को प्रदर्शित करके पैसे कमाओ, तो ये अधिकार होता है। सो वही दिया है कि every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind to that extent void. So ये void रहेगा। अगर रोक रहे हैं तो रोका नहीं जा सकता, दिस इज द जनरल रूल। आगे हम इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, कुछ कुछ केस में हम रोक सकते हैं। सो कभी कभी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड रहेंगे, तो ये एक्सेप्शनल रूल है। लेकिन जनरल रूल क्या है, जनरल रूल बोलता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पैसे ले भी लिया और बिजनेस नहीं करने का एग्री भी किया तो भी ये वॉइड है। जैसे समझो मेरे घर के बाजू में एक ब्यूटी पार्लर है, मैं सोचता हूँ यार इतना अच्छा बिजनेस है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छा पैसा मिलता है, तो अब मैं सोचता हूँ मैं भी चालू करता हूँ। बाजू में एक ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पे मैंने एक अपना ब्यूटी पार्लर चालू कर लिया। अब बाजू वाले के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा, एकदम से उसका बिजनेस कम हो गया और मेरे यहाँ पे भी लोग आने लग गए, तो कुछ पॉपुलेशन तो डाइवर्ट होगी। अब मेरे यहाँ पे बिजनेस अच्छा चलने लगा तो बाजू वाले मेरे पास आते हैं, बाजू वाले पांडे जी आते हैं मेरे पास, बोलते हैं शर्मा जी ये बिजनेस थोड़ा बंद करो, मैं आपको 10 लाख रुपए पे करता हूँ। अब वो 10 लाख रुपए मैं ले लूंगा, उसके बाद भी कल चलकर मैं फिर से वो दुकान चालू कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे रोका नहीं जा सकता। सो जनरल रूल है, अगर ऐसा रोका जा सकता तो आप सोचो फिर तो दुनिया में एक ही ब्यूटी पार्लर होता, हर बिजनेस एक ही होता, तो कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि तुम ये कार्य नहीं करोगे। सो हर व्यक्ति को अधिकार है, उसके पास जो भी स्किल्स है, जो टैलेंट है, वो उसको प्रदर्शित करके अपना पैसा कमा सकता है। सो ये अधिकार आगे दिया हुआ है। पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट एवरी मैन शैल बी एट अ लिबर्टी टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो खुद के लिए काम कर सकता है। एंड शैल नॉट बी एट द लिबर्टी टू डिप्राइव हिमसेल्फ ऑफ द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, स्किल और टैलेंट। सो ही कैन नॉट डिप्राइव हिमसेल्फ, डिप्राइव यानी दूर रखना, वंचित रखना, तो कभी कभी हिंदी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो डिप्राइव यानी दूर रखना, ठीक है। सो खुद को वो दूर नहीं कर सकता इस अपने अधिकार से,
of the fruit of his labor, skill or talent by any contract that he enters into. Even by any contract, वो उससे ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता कि भाई तुम ये बिजनेस नहीं करोगे, ऐसा एग्री नहीं किया जा सकता. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, गारंटीज फ्रीडम ऑफ ट्रेड. अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टू दैट एक्सटेंट वॉइड, यानी जितना पार्ट रेस्ट्रिक्टिव होता है ना उतना ही पार्ट वॉइड होता है, बाकी पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा ऐसा नहीं होता. टू दैट एक्सटेंट का मतलब है इट मीन्स दैट ओनली दैट पोर्शन ऑफ द एग्रीमेंट इज वॉइड विच इज रेस्ट्रिक्टिव. अब इसमें एक एक्चुअल केस हुआ था शेख कालू वर्सेस रामशरण भगत का. हाँ ये एक्चुअल केस है. एक सिटी है पटना, वहाँ पे, हाँ बिहार, यहाँ पे एक मिस्टर आर होते हैं. ये यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स थे ऐसे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, 29 मैन्युफैक्चरर्स थे एक्चुअली. 30 मैन्युफैक्चरर्स थे पूरे सिटी ऑफ पटना में इस पर्टिकुलर चीज़ के. ये क्या बनाते थे? तो कंघी बनाते थे. कंघी होती है तो वो बनाने का काम करते थे. और 29 आउट ऑफ 30 मैन्युफैक्चरर्स इन द सिटी ऑफ पटना एग्रीड विथ आर टू सप्लाई द प्रोडक्शन. जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो सिर्फ इसको बेचेंगे, ऐसा एग्री किया कि हम जो भी बनाएंगे सिर्फ तुमको सेल किया जाएगा. एंड नॉट टू एनीवन एल्स, किसी और को हम नहीं बेचेंगे. और यहाँ पे आर को राइट था. आर बोल सकता है कि मुझे लग रहा है अब आगे ये बिकेंगे नहीं तो मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा. अगर आर ने समझो मना कर दिया मैं तुमसे नहीं खरीदता, तो ये बेचारा बाहर बेच ही नहीं सकता क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है तुम सिर्फ मुझे सप्लाई करोगे और किसी को नहीं. बट आर वॉज फ्री टू रिजेक्ट इट. आर इनको मना कर सकता था मुझे तुमसे गुड्स नहीं चाहिए, तो बेचारे आगे कहीं बेच भी नहीं पाते. तो कोर्ट ने बोला ये भी तो एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ही हो गया, क्योंकि आप सिर्फ उनको ही बेच सकते हो और उसके अलावा कहीं और बेच ही नहीं सकते, और वो मना कर देगा तो आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा. सो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि ये वाला एग्रीमेंट भी वॉइड है. सो ये एक्चुअल केस है शेख कालू वर्सेस रामशरण भगत का. तो इसमें वही बताया 29 आउट ऑफ 30 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कोम्स इन द सिटी ऑफ पटना एग्रीड विथ आर. आर के साथ एग्री किया इन लोगों ने टू सप्लाई हिम विथ कोम्स एंड नॉट टू एनीवन एल्स, किसी और को नहीं बेचेंगे, एग्री किया गया. अंडर द एग्रीमेंट आर वॉज फ्री टू रिजेक्ट देम इफ ही फाउंड दैट देयर वॉज नो मार्केट फॉर देम. वो मना कर सकता था. हेल्ड, कोर्ट ने बोला दैट द एग्रीमेंट अमाउंटेड टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड वॉज दस वॉइड. ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल रूल. जनरल रूल है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोक नहीं सकता उसको जो भी लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस करना है वो करने से. उसके पास जो भी स्किल्स है, लेबर है या टैलेंट है, वो उसको प्रदर्शित करके जीविका कमा सकता है, पैसा कमा सकता है. तो ये उसका राइट होता है. लेकिन कुछ केसेस में ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड हो जाते हैं. कभी कभी हम रोक सकते हैं दूसरे व्यक्ति को एक पर्टिकुलर बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन करने से. तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं इनको हमको अब जानना है. अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से एक्सेप्शंस एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के, जिसमें दो प्रकार के एक्सेप्शंस हम देखेंगे. पहला स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन. स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो कानून में लिखा हुआ है. स्टैट्यूट मीन्स कानून, लॉ. जो लॉ में लिखा हुआ है वो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, कोई ना कोई एक्ट में दिया हुआ है वो. जैसे कि कुछ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए हैं, कुछ पार्टनरशिप एक्ट में हैं. सो ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पे हम रोक सकेंगे. फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जो किसी एक्ट में तो नहीं लिखे हैं बट कोर्ट ने कुछ केसेस बताया जिसमें बोला कि यहाँ पे आप रोक सकते हो. तो जुडिशियल डिसीजन से कुछ केसेस आए हैं जिसमें बोला है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोक सकता है. तो जनरल रूल है नहीं रोक सकते, बट इसके दो प्रकार के एक्सेप्शन. पहला स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन. स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, जो लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में दिया हुआ है. जैसे सेल ऑफ गुडविल, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि आप ये केस में रोक सकेंगे. उसी प्रकार से पार्टनरशिप एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस बताए हैं जहां पे रोकने का अधिकार दिया गया है. तो ये हो गए कुछ ऐसे केसेस जो कि रोक सकते हैं एज पर लॉ. दूसरे ऐसे केसेस जिसमें लॉ नहीं है, कुछ दिया नहीं है, कहीं एक्ट वगैरह नहीं है, बट केस लॉ से पता लगा, लीगल डिसीजंस हुए जिसमें कोर्ट ने बोला इन केसेस में भी आप रोक सकोगे, यहाँ पे भी रोकना अलाउड है. सो जनरल रूल है आप नहीं रोक सकते, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे जहां पे हम रोक सकते हैं एक व्यक्ति को एक लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन या बिजनेस करने से. जिसमें पहला एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल. सो गुडविल जब बेची जाती है तो ये केस में, पहले तो गुडविल समझा देता हूँ. कॉमर्स वालों को तो पता होगा, साइंस वालों को नहीं पता होगा शायद गुडविल क्या होती है.
तो गुडविल का मतलब होता है जो नाम की कीमत होती है, नाम के कारण जो लोग चले आते हैं, रेप्यूटेशन होता है। जैसे आप आईफोन क्यों खरीदते हैं इतना महंगा होके भी, एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं क्योंकि उसकी एक गुडविल है। ऑडी खरीदते हैं क्योंकि गुडविल है। तो कार तो बाकी भी है लेकिन ऑडी है क्योंकि उसकी एक अलग गुडविल हो जाती है। सो कई बार हम लोग वो चीज़ों को देख के, उसके पर्टिकुलर ब्रांड को देख के वो चीज़ खरीदते हैं। जैसे कई बार शादियों में ऐसा एग्री किया जाता है कि भैया आप कैटरिंग कहीं की भी लगाओ लेकिन जो मिठाइयाँ हैं वो सिर्फ हल्दीराम की चाहिए। तो हल्दीराम की गुडविल है इसीलिए लोग बोलते हैं मिठाई वहीं की होना। लोगों को ट्रस्ट है कि नहीं वो अच्छी मिठाइयाँ देता है। तो इस प्रकार से कई बार गुडविल बन जाती है। आप कई बार खाना खाने जाते हैं कहीं, लेकिन पान खाने जाना है तो एक पर्टिकुलर पान शॉप में ही जाएंगे। सो इसीलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर पान वाले की गुडविल है। तो गुडविल के कारण लोग दूर दूर से चले आते हैं। इवन जैसे आपने क्लासेस लगाए कैब्स में, तो कैब्स का नाम सुना होगा आपने, इसीलिए आपने क्लासेस लगाई, ये गुडविल है। आपको ये नहीं पता था यहाँ पे कौन कौन पढ़ाता है, तो आपको मेरा नाम नहीं पता होगा, बाकी सर लोगों का नाम नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आपने कैब्स का नाम सुन के क्लास लगाए। तो ये गुडविल है। कल चलकर अगर हम नहीं पढ़ा रहे, कोई और भी पढ़ा रहा है, तो भी इसका कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा ही, नाम का फायदा मिलेगा ही। समझो हमने, आप सीए बन गए, आप बोलते हैं कि हम चलाएंगे अब कैब्स, आप बेच दो, मैंने आपको बेच दिया। अब आप इसको चला रहे हैं तो भी कई साल तक तो लोग नाम से ही चले आएंगे। लोगों को ये नहीं पता यहाँ पढ़ा रहा कौन है, उनको पता है कैप्स है, एक ब्रांड है जहाँ पे सीए की कोचिंग होती है। सो ये गुडविल कैसे बनती है, तो कई साल से ये चला आ रहा है, बहुत साल से लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ताकि क्योंकि वो अच्छी सर्विसेज देते हैं, अच्छे गुड्स बेचते हैं, इसीलिए लोग उस तरफ चले आते हैं। तो ये गुडविल जो रहती है ना, नाम की कीमत होती है। समझो हल्दीराम वाला है, हल्दीराम वाले अगर मिठाइयाँ बेचने का बिजनेस बेच भी देते हैं, समझो मिठाई का उसका खुद की एक प्रोप्राइटरशिप है मान लो, वैसे कंपनी बना के चला रहे हैं बट मान लो प्रोप्राइटरशिप है, वो अगर कल चलकर हल्दीराम बेच देता है और मैं खरीद लेता हूँ, तो भी आपको थोड़ी पता है, आप तो हल्दीराम का नाम देख के जा रहे हैं। सो गुडविल का फायदा मिलेगा उसको। सो जैसे मैं अगर खरीद रहा हूँ तो मुझे फायदा मिलेगा, भले ही अब चलाने वाला बदल गया लेकिन फिर भी जो नाम का बेनिफिट है वो तो कंटिन्यू होता है। सो इस प्रकार से गुडविल जो क्रिएट होती है ना, इसका फायदा मिलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो कई साल तक के लोग उसके नाम से ही चले जाते हैं। अगर समझो हम लोग पढ़ाना एकदम खराब भी कर देते, एकदम कचरा गोबर पढ़ा रहे हम लोग, एग्जाम्पल है, वास्तविकता से संबंध नहीं है, समझो बहुत ही बेकार पढ़ा रहे, फिर भी कई साल, 5-7 साल तो ऐसे ही चल जाएगा, क्योंकि लोगों को जो पुराना नाम है उससे पता है कि हाँ ये लोग बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। सो वो गुडविल की एक कीमत होती है जो कि कई साल तक के मिलती रहती है। समझो आईफोन वाले ने फोन खराब कर दिया, अच्छे फोन नहीं बना रहा है, तो भी फिर भी कुछ साल तक, 2-3 साल तो ऐसे नाम से ही बिक जाएगा वो। सो कैसे भी फोन दे, एकदम कचरा भी देगा तो कई लोग रहेंगे जो बोलेंगे नहीं आईफोन है तो जाके खरीद लेते हैं। सो गुडविल बनती है कई साल की मेहनत के कारण, रेपुटेशन के कारण। ये गुडविल की एक कीमत होती है, इसका वैल्यूएशन भी किया जाता है। आपको सीए फाइनल लेवल पे गुडविल की वैल्यूएशन निकालने को मिलेगा। मैं अभी सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हल्दीराम का एग्जांपल लेते हैं अपन। हल्दीराम है, मान लो हल्दीराम एक प्रोप्राइटरशिप है, एक प्रोप्राइटर है मिस्टर एक्स, ये हल्दीराम का बिजनेस चला रहा है। हल्दीराम्स का बिजनेस चला रहा है। अब समझो मैं इस बिजनेस को खरीदना चाहता हूं। समझो मैं हूं मिस्टर वाई और मैं इस बिजनेस को खरीदना चाहता हूं। इसके बदले मुझे इसकी कीमत देना पड़ेगा। अब इसकी कीमत कैसे डिसाइड की जाती है, तो आपको पता है एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस की शीट, आपको बताए होंगे अकाउंट्स में बैलेंस शीट होती है, पता है कि नहीं? पता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में होते हैं एसेट्स। समझो हल्दीराम के एसेट्स, अब करोड़ों में बात करते हैं अपन, समझो इनके एसेट्स हैं 1000 करोड़ के, और लाइबिलिटीज है समझो 300 करोड़ की, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा ही हो जाएगा। समझो 500 करोड़ की, 600 करोड़ की लाइबिलिटीज है, और बाकी कैपिटल प्लस रिजर्व्स है, ये सब है मान लो 400 करोड़ का। बैलेंस शीट टैली, तो आपने सुना होगा बैलेंस शीट टैली करना तो बच्चों का खेल है। हाँ, ऐसा बोलते हैं सर, बैलेंस शीट टैली करना तो बच्चों का खेल है, ऐसा बोलते हैं सर। ठीक है, पर हमसे नहीं होती, हम बच्चे नहीं है ना, तो नहीं होती हमसे।
खैर, तो अब समझो मैं इसको खरीद रहा हूं तो मैंने कितना पैसा देना चाहिए इसको, तो इसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, तो इसके टोटल एसेट्स लेते हैं हम। अब मैंने आसान कर दिया, बाकी रियल लाइफ में ये एक्चुअल में वैल्यूएशन निकाला जाता है। एसेट समझो पुराने हैं तो उसको आज के डेट पे लाके वैल्यू करते हैं, ऐसे सब वैल्यूएशन निकलता है। सो एसेट है 1000 करोड़ का, लाइबिलिटीज है 600 करोड़ की, दैट मीन्स मुझे 400 करोड़ की चीज मिलने वाली है। इसको हम एक नाम देते हैं नेट वर्थ। इस पर्टिकुलर बिजनेस की वर्थ है 400 करोड़ की। तो आप कैपिटल प्लस रिजर्व से भी निकाल सकते हैं या एसेट माइनस लाइबिलिटी। जनरली एसेट माइनस लाइबिलिटी निकाला जाता है, वो भी एसेट यहाँ से नहीं उठाते। अब मैंने तो इजी करने के लिए आपको यहीं से उठाया। एसेट की एक्चुअल वैल्यूएशन निकालते हैं। प्रॉपर्टी खरीदी गई थी 10 साल पहले, उसकी कीमत थी समझो 2 करोड़ रुपए, आज 3 करोड़ हो गई, 4 करोड़ हो गई, तो 4 करोड़ यहाँ वैल्यूएशन में आता है। इस प्रकार से आज की वैल्यू क्या है वो निकाली जाती है पूरे एसेट्स की। और लाइबिलिटीज कितनी पे करना पड़ेगा, अगर समझो मैं ये बिजनेस खरीद रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे इतने एसेट्स और साथ में इतनी लाइबिलिटी भी मिल रही है। दैट मीन्स टोटल नेट मुझे 400 करोड़ की चीज मिल रही है, और मैंने इसीलिए इसको देना चाहिए 400 करोड़ रुपए। लेकिन मैं यहाँ पे इसको पे कर रहा हूँ, इसको हम एक नाम देते हैं परचेस कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन। मैं इसको कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ समझो 700 करोड़। अब मैं ये जो 300 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, ये क्यों पे कर रहा, तो ये गुडविल का है। ये जो नाम की कीमत है, जो एसेट यहां दिख नहीं रही आपको, लेकिन ये भी एक एसेट है कि मुझे लग रहा है और हल्दीराम वाले को भी लग रहा है कि यार शर्मा जी को तो 300 करोड़ ऐसे ही मिल जाएंगे, ये 300 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा लेंगे। समझो इसकी एक उम्र निकाली जाती है एक अंदाज से, जैसे समझो ये 300 करोड़ रुपए मैं 6 ईयर्स तक के कमाऊंगा। एक साल में थोड़ी 300 करोड़ रुपए कमा लेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा करके, एक साल दूसरे साल ऐसा थोड़ा थोड़ा करके। समझो 300 करोड़ रुपए तो मैं ऐसे ही कमा लूंगा नाम के कारण, जो पुराना नाम चला आ रहा है उसके कारण। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अगर आपको कैब्स बेच दिया, सो हो सकता है कि 4-5 करोड़ रुपए तो आप ऐसे ही कमा लो सिर्फ नाम के कारण। भले ही आगे आप कैसा भी पढ़ाओ, लेकिन जो नाम चला आ रहा है तो 3-4 साल तक के आप 4-5 करोड़ रुपए ऐसे ही कमा लोगे। तो ये हो गई उसकी गुडविल, गुडविल की कीमत हो गई। सो गुडविल यहाँ पे भी एक उसकी पर्टिकुलर लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा चलते रहेगी गुडविल। गुडविल खत्म हो जाएगी कुछ टाइम तक के, अगर हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं तो चलेगी, फिर कुछ टाइम बाद अगर नहीं पढ़ाना चालू करते, खराब पढ़ाने लग गए, तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। और उसके बाद आगे वाले की मेहनत पे डिपेंड करेगा। समझो हल्दीराम वाला मिठाइयाँ बेचता था, गुडविल से कई साल तक के, समझो 5-6 साल तक तो ऐसे ही चल जाएगा, भले मैं कुछ भी बेचूं। लेकिन आगे फिर अगर मैं अच्छा मिठाइयाँ नहीं बेच रहा हूँ तो कम हो जाएगी, गुडविल खत्म हो जाएगी। या अच्छी मिठाइयाँ बेच रहा हूँ तो वो बढ़ भी जाती है, कई बार गुडविल इंक्रीज भी होती है, बट फिर वो उसके कारण नहीं हो रही, वो फिर आगे मेरी मेहनत पे डिपेंड कर रहा है। अब इसीलिए इसकी हमेशा एक ईयर निकाली जाती है, एक उसकी लाइफ रहती है गुडविल की, और इसका एक पर्टिकुलर एरिया तक ही बेनिफिट मिलता है। मान लो अब बड़े लेवल पे जो काम करते हैं उनके लिए तो पूरा ग्लोबल मार्केट है, लेकिन समझो फॉर एग्जांपल अगर हल्दीराम सिर्फ एक लोकल लेवल पे, नागपुर लेवल पे बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे केस में इसकी जो बेनिफिट्स है ये मुझे सिर्फ नागपुर लेवल पे ही मिलेगी। अगर वो नागपुर लेवल पे बिजनेस कर रहा है तो यहीं मिलेगा, बाहर इसका कोई नाम नहीं होगा तो बाहर मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसीलिए जब भी मैं गुडविल खरीदूंगा तो मैं यहाँ पे बेचने वाले को रोक सकता हूं, मैं एक्स को रोक सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि भैया तुम ये बिजनेस मत करो। क्योंकि सोच के देखो, मैंने इसकी कीमत चुकाया, कल चलकर अगर वो बाजू में एक दुकान चालू कर देता है, इधर हल्दीराम है, बाजू में हल्दी शाम, तो एक दूसरी दुकान उसने चालू कर दिया वही ओनर ने। अब इससे क्या होगा, जो लोग हल्दीराम के लॉयल कस्टमर भी थे, कई लोगों को तो पता होगा कि ये बाजू वाली दुकान भी उसी की है, पुराना जो हल्दीराम का ओनर है, सो कई लोग तो उधर चले जाएंगे, तो मैंने जो कीमत चुका है उसका मुझे फायदा ही नहीं मिल रहा है फिर। सो इसीलिए मैं उसको बोल सकता हूं कि भैया तुम ये बिजनेस नहीं करोगे, और सिर्फ सिमिलर बिजनेस करने से रोका जा सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता तुम कोई भी बिजनेस नहीं करोगे। वो बाजू में अगर समझो जूते चप्पल की दुकान लगाता है तो उसके लिए मैं नहीं रोक सकता, उससे मुझे कोई फर्क पड़ रहा क्या, तो नहीं, मैं उसको ये भुजिया सेव हो गया, मिठाइयाँ हो गई, ये चीजें बेचने से रोक सकता हूँ, क्योंकि ये चीजों का उसका बिजनेस था जो उसने मुझे बेच चुका है। अब मैं बोल सकता हूँ भैया तुम ये बिजनेस मत करो, नहीं तो फिर मेरे कस्टमर्स तो उधर चले जाएंगे,
तो इसीलिए मैं इनको रोक सकता हूं। सो ऐसे केस में रोका जा सकता है। पहली चीज, इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन है हम रोक सकते हैं। कौन रोक सकता है? तो वाई, बायर ऑफ द गुडविल कैन रिस्ट्रेन सेलर। सो बायर वाई कैन रिस्ट्रेन द सेलर एक्स फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस। सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है हमारा, तो हम वो बिजनेस करने से रोक सकते हैं। वो बाजू में अगर समझो कोई टेक्सटाइल्स वगैरह की, कोई कपड़ों की, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप डालता है, उसके लिए नहीं रोक सकते हम, क्योंकि उससे हमको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज, वो अगर ये काम कहीं बाहर जाके कर रहा है जहां पे इसका लोकल लिमिट्स नहीं लगती, जैसे समझो मैं बताया हल्दीराम का बिजनेस मान लो नागपुर लेवल पे है, और ये जाके अगर समझो दिल्ली में सेम बिजनेस कर रहा है, तो उससे अगेन मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। वहां पे अगर वो बिजनेस कर रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये मैं रोक सकता हूं विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स तक के। लोकल लिमिट्स अलग अलग हो सकती है। कोई बिजनेस हो सकता है ग्लोबल है, तो पूरे दुनिया में कहीं भी रोक सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल में बताया आपको कि मान लो कि ये नागपुर लेवल पे, वैसे हल्दीराम ग्लोबल लेवल का बिजनेस है, तो बाहर भी आपको इसके प्रोडक्ट मिलेंगे। आप यूएस जाओगे तो यूएस में तक के आपको इसके भुजिया से वगैरह टाइप के पैकेट मिल जाते हैं। तो ग्लोबल लेवल का है, बट अपन समझने के लिए इसको लोकल लेवल के मान के चल रहे हैं। वैसे ये प्रोप्राइटरशिप भी नहीं है, हमने मान लिया, अज्यूम किया कि प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है। तो सिमिलर बिजनेस, लोकल लिमिट्स। फिर एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर ही रोका जा सकता है। एक टाइम की भी लिमिट होगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता तुम ये बिजनेस कभी भी नहीं करोगे, पूरे लाइफ में कभी नहीं करोगे, ऐसा नहीं बोल सकता। जैसे हमने अगर अंदाज लगाया कि इसकी कीमत हमें 6 साल तक मिलने वाली है, तो मैं बोल सकता हूं भैया 6 साल तक ये बिजनेस तुम नहीं करोगे। सो आपस में बैठ के डिसाइड किया जाता है, दोनों जन मिलके एग्री करेंगे क्या कीमत होगी गुडविल की, और उस हिसाब से ये लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं। सो बायर रोक सकेगा एक रीजनेबल टाइम के लिए, जैसे 6 साल, 5 साल, या जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा उतने टाइम के लिए, बट आजीवन काल के लिए नहीं रोका जा सकता। सो लॉन्ग एज द रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। जैसे तुम ये बिजनेस, तुम कोई भी बिजनेस नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ वो वाले बिजनेस के लिए रोक सकते जिससे हमको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसका पैसा चुकाया है। हमने जब गुडविल खरीदा तो हमने ये पेमेंट किया, तो ये पेमेंट की हमको कीमत मिलना चाहिए, इसलिए हम रोक सकते हैं। सो रोका जा सकता है ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, जब तक कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और सिमिलर बिजनेस के लिए। तो इसमें एक पॉइंट और है कि जब तक हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, समझो मैं बिजनेस बंद कर दूंगा तो फिर मैं नहीं रोक सकता। जब तक कि मैं या मेरा कोई सक्सेसर वो काम कर रहा है तब रोक सकते हैं। जैसे मैंने खरीदा था हल्दीराम, बट 2 साल बाद ही बंद कर दिया मैंने बिजनेस को, तो फिर आगे वाला वो बिजनेस कर पाएगा, क्योंकि फिर मैंने बंद कर दिया तो मुझे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सो ऐसे केसेस में रोका जा सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो आपको रटना नहीं है, ये भी समझ लो तो इजीली याद रहता है। तो ये रटते बैठते हैं लोग, रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो गुडविल क्या है, इसकी कीमत होती है, ये सब समझ लोगे तो आसानी से याद रहेगा। तो पहला एक्सेप्शन वही है, सेल ऑफ गुडविल। सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि द सेलर ऑफ अ गुडविल ऑफ अ बिजनेस कैन बी रिस्ट्रेन्ड। सेलर को रोका जा सकता है। कौन रोकेगा? बाय बायर फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस। सिर्फ सिमिलर बिजनेस करने से ही रोका जा सकता है। विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स तक रोका जा सकता है। जो भी एग्री किया होगा वो लोकल लिमिट्स, नागपुर हो सकती है, विदर्भ हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो लॉन्ग एज द बायर, जब तक मैं या मेरा कोई सक्सेसर इन इंटरेस्ट कैरीज ऑन द सिमिलर बिजनेस, मैं या मेरा कोई फैमिली मेंबर अगर ये बिजनेस चला रहा है, या मैंने किसी को सेल किया और वो चला रहा है, तो ऐसे केस में रोका जा सकता है। एज लॉन्ग एज द रिस्ट्रेंट इज रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। प्लेस के और टाइम के भी रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आजीवन काल तक कभी ये बिजनेस नहीं करोगे, तो इट शुड बी रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। सो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है, कानून में लिखा हुआ है कि आप रोक सकते हैं एक व्यक्ति को लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस करने से, अगर उससे आपने बिजनेस खरीदा था और उसकी गुडविल का आपको फायदा मिल रहा है। सो ऐसे केस में आप उसको रोक पाओगे।
ठीक है। तो ये गुडविल वैल्यूएशन मैंने शॉर्ट में बताया आपको, सीए फाइनल लेवल पे इसका टॉपिक होता है, पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन होता है। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, तो उसकी गुडविल निकाली जाती है, फिर उसको कैसे क्या कैलकुलेट करना, कैसे क्या पैसा पे करना, कई बार एक साथ पैसा ना देके थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। सो ऐसे अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ये फाइनल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बेसिक ध्यान रखो, नेटवर्थ और सेल कंसिडरेशन का जो डिफरेंस होता है, जितना जितने की चीज ले रहे हैं हम, बट उसके बदले हम ज्यादा दे रहे हैं, तो ज्यादा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके नाम की कीमत है, उसको गुडविल बोलते हैं हम। ठीक है, तो गुडविल मीन्स द रेपुटेशन जो हमने गेन किया है। आगे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप एक्ट में। सो वो एक्ट में डिफाइन नहीं किया है, बट वहां पे दी हुई है, अपन देखेंगे। So seller of goodwill of a business can be restrained by the buyer from carrying on similar business within specified local limits so long as the buyer or his successor in interest carries on similar business and the restriction should be reasonable in point of time and place. ठीक है। फिर सिमिलर कुछ और एक्सेप्शंस है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। पार्टनर्स के एग्रीमेंट कई बार ऐसे होते हैं जिसमें इन लोग एग्री करते हैं कि हम ये सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए, झगड़े ना हो, इसीलिए कई बार ये एग्री किया जाता है। जैसे सोच के देखो, हम 3 जन पार्टनर हैं, कियारा है, दिशा है और मैं हूं, KDS। हम लोग एक बिजनेस चलाते हैं, मान लो रेडीमेड गारमेंट्स की हम लोग शॉप चलाते हैं। ये पार्टनरशिप में है, इसमें हम लोगों ने एग्री किया कि ये दोनों गरीबों को मैं 25% का शेयर दे दूंगा और मैं 50% का शेयर रखूंगा, ऐसा एग्री किया था हम लोगों ने। ठीक है। अब यहाँ पे ये शॉप कहाँ पे है, तो मान लो ये शॉप है रामनगर में, सामने यहाँ पे हमने एक दुकान चालू की है, तो वो हमारी शॉप है रामनगर में। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अब सोच के देखो, यहाँ पे एक शॉप है, बट मैं ये सिमिलर बिजनेस एक शॉप चालू कर देता हूं मेरे एरिया में, महल में। मैंने ये सेम चीज की शॉप चालू कर दिया, रेडीमेड गारमेंट्स की। अब क्या होगा, कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको पता है कि भाई ये वाली शॉप में भी शर्मा जी पार्टनर है और ये वाली शॉप भी शर्मा जी की है। तो कई लोग ये सोचेंगे कि यार कौन इतने दूर रामनगर जाएगा, उस साइड वाले जो लोग हैं वर्धमान नगर वगैरह, महल इतवारी के आसपास के नंदनवन वाले, वो लोग सोचेंगे कौन इतने दूर जाएगा रामनगर। एक काम करते हैं, महल की शॉप भी शर्मा जी की है, वहां से ही अपन खरीद लेते हैं। अब यहां से अगर वो चीज खरीदी जाएगी, समझो यहां से मैंने आज सेल कर दिया 10,000 रुपए का, ये 10,000 रुपए का जो पैसे का अधिकार है, प्रॉफिट्स वगैरह का अधिकार है, ये किसका है, पूरा 100% प्रॉफिट मेरा रहेगा। लेकिन अगर यही चीज यहां पे बेची जाती तो इसमें 10,000 में मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिले होते और बाकी ये दोनों को 2,500 रुपए का अधिकार होना चाहिए था। सो यहां पे मेरी ये दुकान खोलने से बाकी के पार्टनर्स का लॉस हो रहा है। ऐसे केस में इसीलिए लोग बोल सकते हैं कि तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ध्यान रखो, हमेशा रोका जाए ये जरूरी नहीं, कैन बी रिस्ट्रेन। अगर चाहो तो रिस्ट्रेन करो। मुझे लगता है कि जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाजू में हल्दी शाम चालू भी करेगा तो अपन देख लेंगे, सो मैं नहीं भी रोक सकता हूं। तो जरूरी नहीं है, ये जितने भी पॉइंट्स है हर जगह आप देखोगे मे बी रिस्ट्रेन, हम चाहें तो रोक सकते हैं। हम जरूरी नहीं रोकेंगे, हम एग्री कर सकते हैं, मे बी चाहे तो रोक सकते हैं। तो एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो ही कैन डू द सिमिलर बिजनेस, बट अगर हम चाहें तो हम उसको रोक सकते हैं कि तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। सो पार्टनर को भी रोका जा सकता है अगेन सिमिलर बिजनेस करने से। सिमिलर बिजनेस करने से रोकने का महत्व वही है कि अगर यहाँ पे बिजनेस में मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो इसमें फिर सिर्फ मेरा हिस्सा है, लेकिन यहाँ कमाए होते तो इसमें तीनों का हिस्सा रहा रहता। तो इसलिए यहाँ रोक सकते हैं, या तो वो मुझे रोकेंगे या तो मुझे बोलेंगे कि शर्मा जी आप यहाँ भी जो कमा रहे हैं वो हम तीनों के बीच में शेयर होना चाहिए। सो इस प्रकार से कई बार एग्री किया जाता है कि ब्रांच करके आप चलाओ लेकिन खुद के नाम से मत चलाओ। सो ये किया जा सकता है। सो पार्टनर्स कॉम्पिटिंग बिजनेस, तो एक कॉम्पिटिंग बिजनेस हो गया, तो इसको रोका जा सकता है। A partner of a firm may be restrained from carrying on similar business so long as he remains a partner. तो जब तक वो पार्टनर है तब तक के रोक सकते हैं, so long as he remains the partner। ये भी और डीप में हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, आप सोच के देखो, मैं पार्टनर हूं तब तक रोक सकते बोले, तो मैं पार्टनरशिप से रिटायर होके अगर बिजनेस करूं तो
तो अगेन फिर गड़बड़ हो जाएगी, अनफेयर कंपटीशन हो जाएगी। सो मुझे पता है कि मैं साथ में नहीं कर सकता, तो मैं बोलता हूं मैं अलग हो रहा हूं और मैंने यहां से रिटायरमेंट ले लिया और उधर महल पे अपनी खुद की दुकान चालू कर लिया। अगेन नुकसान हो जाएगा यहाँ पे बाकी के पार्टनर्स का। कई लोग तो होंगे जो लोग मेरे को जानते हैं तो मेरे पास आएंगे। सो ऐसे केस में भी रोका जा सकता है कि शर्मा जी रिटायरमेंट के बाद भी आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे। सो ये अगला पॉइंट है। आउटगोइंग पार्टनर के केस में अ पार्टनर मे एग्री विथ हिज पार्टनर, अगेन चाहे तो वो लोग अगर नहीं रोकते, वो बोलते करने दो शर्मा जी को सिमिलर बिजनेस, तो अलाउ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो अ पार्टनर मे एग्री विथ हिज पार्टनर्स दैट ऑन सीजिंग टू बी पार्टनर, पार्टनरशिप से हटने के बाद ही विल नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस, हर जगह सिमिलर बिजनेस को ही रोका जा सकता है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। ये भी लॉजिकल है, एक स्पेसिफाइड पीरियड और लोकल लिमिट्स तक के ही रोका जा सकता है। जैसे मैं अगर समझो यही काम करता हूँ यूएस जाके, मैं वहां पे कपड़ों की दुकान चालू कर रहा हूँ, तो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सो वहां पे मुझे नहीं रोका जा सकेगा। जहां पे इनको फर्क पड़ रहा है वहां पे रोका जा सकता है। ठीक है, सो एक स्पेसिफाइड पीरियड और लोकल लिमिट्स का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। डिसोल्यूशन के टाइम भी सिमिलर चीज कर सकते हैं, या इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन, जब ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा और पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, तो ऐसे केस में भी रोका जा सकता है। सो पार्टनर्स सिमिलर बिजनेस ऑन डिसोल्यूशन, पार्टनर्स मे in anticipation of dissolution of the firm agree that all or some of them shall not carry on the similar business, again similar business से रोका जा सकता है within specified period और within specified local limit। तो सेम ही पॉइंट है, सिर्फ ये डिसोल्यूशन पे हो रहा है और ये आउटगोइंग पार्टनर के केस में रिटायरमेंट पे हो रहा है। और जैसा हमने सेक्शन 27 पढ़ा सेल ऑफ गुडविल, यहां पे मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट में भी सिमिलर प्रकार के एक्सेप्शन है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बेच रहा है, सो बायर कैन रिस्ट्रेन द सेलर। जैसे समझो हम 3 जन एक बिजनेस करते थे, केडीएस एंड कंपनी, तो हम लोग एक बिजनेस कर रहे थे और समझो हम लोग ये पान वगैरह का बिजनेस करते हैं, पान सुपारी और बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सिगरेट वगैरह, खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू, ये सब 6 चीजें हम बेचते हैं। अब ये हम लोग बेच रहे हैं। अब हमारा एक फ्रेंड है अजू, वो भी सेम बिजनेस में ही काम करता है। उसको लगता है कि यार इन लोग का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। वो हमको ऑफर देता है कि आप तीनों एक काम करो, आपको मैं पे करता हूं 1 करोड़ रुपए और आप ये पूरा बिजनेस अलॉन्ग विथ नेम, हमारा नाम है केडीएस पान पैलेस, तो ये पान पैलेस हमको बेच दो। अब हम लोग ये बिजनेस इसको सेल कर देते हैं अलॉन्ग विथ गुडविल, पूरे नाम के साथ हमने इसको ये बेच दिया। अब यहां पे अजय हम लोग को रोक सकता है। अजय बोल सकता है कि तुम तीनों ये बिजनेस नहीं करोगे। अगेन वही सेम ही एक्सेप्शन है, यहां पे भी बायर ऑफ द गुडविल कैन रिस्ट्रेन द सेलर्स। वो जरूरी नहीं सबको रोके, उसको लगता है कि यार शर्मा जी बिजनेस चालू करेंगे तो तकलीफ होगी, ये कियारा दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको करने दो, तो करने दे सकता है वो। ठीक है, सो अगेन चाहे तो रोक सकते हैं, एग्रीमेंट किया जा सकता है। सो एन एग्रीमेंट बिटवीन एनी पार्टनर and the buyer of the firm's goodwill that such partner will not carry on the similar business, again similar business के लिए रोक सकते हैं, to that of firm within a specified period within specified local limits provided restrictions are reasonable। so वही सेम ही पॉइंट है, सिर्फ फर्क ये है कि पार्टनरशिप एक्ट में ये अलग से दिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नॉर्मल गुडविल का एक्सेप्शन दिया ही है। नोट दिया है, इट शुड बी नोटेड दैट सच एग्रीमेंट्स कैन ऑल्सो बी एंटर्ड इनटू बाय पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। सेम प्रकार के एग्रीमेंट एलएलपी में भी किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट। ठीक है, तो ये हो गए कुछ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन जो कानून में लिखे हैं कि आप इन केसेस में रोक सकोगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोक सकता है। फिर लीगल डिसीजंस, कुछ ऐसे केसेस जिसमें कोर्ट ने बोला कि यहां पे रोक सकते हैं। पहला दिया है इसमें ट्रेड कॉम्बिनेशंस। ट्रेड कॉम्बिनेशन का मतलब है जब आपस में मिलके कुछ ट्रेडर्स ने एग्री किया है, कई लोग एग्री करते हैं कि हम लोग मिलके बिजनेस करेंगे,
उनका एम मोनोपोली क्रिएट करना नहीं होना चाहिए। अगर मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं तो उनका इंटेंशन एक्सप्लॉइटेशन करना है, पब्लिक से पैसा वसूल करना है, महंगे दाम पे चीजें बेचना है, तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मोनोपोली क्रिएट नहीं कर रहे हैं, समझो हमारा एम है बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस देना टू द कस्टमर्स। हम तीन समझो व्यक्ति हैं जो पूरे शहर में बिजनेस करते हैं। हम लोग सोचते हैं यार कस्टमर्स को बड़ी तकलीफ होती है, एक दुकान में जाता है वहां प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो दूसरे में आना पड़ता है, फिर तीसरे में जाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं अपन तीनों मिलके एक जगह से बिजनेस करते हैं और कस्टमर को ज़्यादा एफिशिएंट सर्विस हम दे पाएंगे, ज़्यादा बेटर क्वालिटी दे पाएंगे, तो वो एक ही जगह सब गुड्स प्राप्त कर लेगा। हमारा इंटेंशन उनको लूटना नहीं है, हम बेटर सर्विस देने के लिए मिलके काम करना चाहते हैं। ऐसे केस में ये ट्रेड कॉम्बिनेशंस वैलिड होते हैं। कई बार इसमें यह भी एग्री किया जाता है कि हम लोग इतने प्राइस से कम में नहीं बेचेंगे, ये भी वैलिड होता है। उनका एम किसी को लूटना नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट सीए इंस्टीट्यूट भी ऐसा लिमिट लगाता है। सीए इंस्टीट्यूट ने भी एक ट्रेड कॉम्बिनेशन की लिमिट लगाया है कि कोई भी सीए जो है वो अगर रिटर्न्स फाइल करेगा तो 2,000 रुपये कम से कम रिटर्न का लेना चाहिए, 25,000 रुपये ऑडिट के लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। अपने कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं तो उन लोग से आप कम लिए चलता है, नहीं तो जनरल रूल्स है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, बट ऐसे रूल्स बनाए हैं इंस्टीट्यूट ने कि आपने मिनिमम इतने रुपए लेना चाहिए। समझो 2,000 रुपये रिटर्न का बोला है तो उनका एम ये नहीं है कि हम लोगों को लूटे। उनका एम ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीए ने बहुत सस्ते दाम में काम ले लिया और फिर काम अच्छे से कर नहीं पा रहा। सोच के देखो, ऐसी लिमिट नहीं है अगर, तो मैं क्या करूंगा, 200 रुपये में रिटर्न फाइल करना चालू कर दूंगा। मेरे पास आ गए 5,000 केसेस। अब 5,000 लोगों के रिटर्न फाइल करना है, 2 महीने का टाइम है, तो अच्छे से कर भी नहीं पाऊंगा। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी खराब होगी। तो पैसा तो भले मैं कमा रहा हूं लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा। कहीं ना कहीं सीए का नाम खराब होता है, इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता है। इसीलिए इंस्टीट्यूट भी ऐसे रूल्स बनाता है कि आपको कम काम करो लेकिन आप फीस अच्छी लो। तो ऐसा नहीं कि एकदम चिल्लर फीस में आप बहुत सारे काम ले लिए और बाद में कर नहीं पा रहे, कैसे तो भी निपटा रहे। सो मेन एम क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बनाए रखना। यहाँ पे भी इंटेंशन किसी को लूटना नहीं है, हम चाहते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस दे पाए टू द कस्टमर्स, कि भले हम पैसा ज्यादा लेंगे लेकिन अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। सो मेन वो एम होता है। सो ऐसे जो ट्रेड कॉम्बिनेशंस होते हैं पूरी तरह से वैलिड होते हैं। ऐसे बहुत लोगों के कॉम्बिनेशन होते हैं। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन होता है, उन लोगों के बीच एग्री किया जाता है। टेक्सटाइल डीलर्स एसोसिएशन, फार्मास्यूटिकल वाला, सबके एसोसिएशंस होते हैं। इन लोग एग्री करते हैं कि हम लोग इससे कम में नहीं बेचना है। तो ऐसे सब जो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, इसका मेन एम ये है कि एक प्रॉपर ट्रेड चलता रहे और रेगुलेट कर पाए, हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। उसको रोकना इनका एम नहीं है। दे डू नॉट वांट टू रिस्ट्रेन इट। उनका मेन एम है कि उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए, रेगुलेट कर पाए। सो एक रेगुलेटेड मैनर में वो बिजनेस आगे बढ़ सके। सो इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड माने जाते हैं। तो वही दिया है ट्रेड कॉम्बिनेशन, एन एग्रीमेंट the primary object of which is to regulate the business and not to restrain it is valid. So regulate करना है, properly manage करना है, इसीलिए हम ये agreements कर रहे हैं। Thus an agreement in the nature of business combination between traders or manufacturers. So कई बार trader या manufacturers ऐसा agree करते हैं not to sell their goods below a certain price, तो ये भी valid रहेगा। या फिर टू पूल द प्रॉफिट्स और आउटपुट, जो भी प्रॉफिट्स है एक जगह पहले जमा होंगे, एंड देन टू डिवाइड द सेम इन द एग्रीड प्रपोर्शन, डज नॉट अमाउंट टू अ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड इज परफेक्टली वैलिड। सो ये पूरी तरह से वैलिड रहेगा। बट इफ एन एग्रीमेंट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ मोनोपोली इट वुड बी वॉइड। ठीक है, सो अगर मोनोपोली क्रिएट हो रही होगी तो वॉइड रहेगा। केस याद रखने की जरूरत नहीं, कामेश्वर सिंह वर्सेस यासीन खान। तो ये ट्रेड कॉम्बिनेशंस भी पूरी तरह से वैलिड होते हैं अगर उनका इंटेंशन बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस देना है, मैनेज करना, रेगुलेट करना है, एंड नॉट टू रिस्ट्रेंट इट। तो मोनोपोली क्रिएट करना एम नहीं होना चाहिए, रोकना एम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में ट्रेड कॉम्बिनेशंस वैलिड होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, नेगेटिव स्टिपुलेशंस इन सर्विस एग्रीमेंट। नेगेटिव स्टिपुलेशन, नेगेटिव टर्म्स। कई बार सर्विस एग्रीमेंट में, जॉब के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा एग्री किया जाता है, लिखा होता है। जब हम जॉब पे जाते हैं तो उसमें कई बार एग्रीमेंट में लिखते हैं उन लोग कि जब तक आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो आप कहीं और जॉब नहीं करोगे, या आप खुद का अलग से कोई दुकान वगैरह चालू नहीं करोगे। ये भी पूरी तरह से वैलिड होता है। यहाँ भी इंटेंशन रोकना नहीं होता, यहाँ इंटेंशन होता है कि बेटर सर्विस देना चाहिए। नहीं तो लोग अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो कंडीशन होती है,
जितने गवर्नमेंट जॉब है उनकी कंडीशन होती है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते, या आप खुद का बिजनेस नहीं चालू कर सकते। तो लोग वैसे उसके लिए कारण फिर अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से बिजनेस चलाते हैं। सो एक व्यक्ति वो अपने वाइफ के नाम से बिजनेस चालू कर लेगा, तो ऐसा करते हैं फिर, क्योंकि उनको खुद को अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर उन लोग प्रॉपर सर्विस नहीं देते। उनको पता लगा यार जॉब है, जॉब में तो पैसा आ ही रहा है रेगुलर, गवर्नमेंट जॉब में वैसे भी मिलते रहता है पैसा, और अपन एक काम करते हैं, अपन ऑफिस नहीं जाते, अपना खुद का काम देख लेते हैं, तो खुद के बिजनेस में बैठे हैं। तो ऐसी तकलीफ हो सकती है। जैसे समझो एक डॉक्टर है, डॉक्टर कहीं पे समझो वोकहार्ट में जॉब कर रहा है, उसके साथ एग्री किया जाता है कि तुम हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो तो तुम प्राइवेट क्लिनिक नहीं ओपन करोगे या कहीं और काम नहीं करोगे। अगर ऐसा एग्री किया है तो ये वैलिड रहेगा। अगेन जरूरी नहीं एग्री किया जाए, यहाँ पे रोका जा सकता है। तो उसको बोला जा सकता है कि भैया तुम कहीं और फिर प्राइवेट क्लिनिक मत चालू करो। नहीं तो फिर वो क्या करेगा, वो कार्ट में जाएगा, वो कार्ट में जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको बोलेगा अरे भैया यहाँ क्या इतने महंगे में ट्रीटमेंट लेते हैं, एक काम करो शाम को मेरे क्लिनिक में मिलना। तो अपने यहाँ के लोगों को उधर डाइवर्ट करना चालू कर देगा। सो इसमें एम यह है कि भाई हमारे यहाँ पे जब आप काम कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस दो। जैसे कैब्स में समझो, वैसे तो हम लोग खुद ओनर्स डायरेक्टर्स हैं, बट मान लो समझो मैं ओनर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, मुझे अपॉइंट किया कैब्स में और मुझे बोला गया, शर्मा सर ने बोले शशांक तुम जब तक हमारे यहाँ पढ़ा रहे हो तुम कहीं और नहीं पढ़ाओगे। सो इन्होंने मुझे बोल दिया कि कहीं और नहीं पढ़ाओगे। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, बट सर बोलते हैं सर, तो शशांक बोलते मेरे को, शशांक नहीं बोलते शशांक ऐसा। तो खैर, तो सर ने मुझे बोला कि तुम जब तक यहाँ पढ़ा रहे कहीं और नहीं पढ़ाओगे। सो ये भी पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एग्री किया गया कि 2 साल तक मैं यहाँ जॉब करूंगा और कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, सो ये वैलिड रहेगा। क्योंकि यहाँ भी एम ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 2 जगह पढ़ा रहा, इधर भी पढ़ा रहा हूँ, सामने एक ऐड कर रहा मैं वहां चला गया वहां भी पढ़ा रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है। सो उन्होंने बुलाया वहां पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ तकलीफ होगी कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ लेकिन वो अच्छा पैसा देंगे तो मैं वहां भाग जाऊंगा, वहां ज्यादा टाइम दूंगा, यहाँ पे कम टाइम दूंगा, कैसे तो भी पढ़ा के भाग जाऊंगा। सो ऐसी तकलीफ हो सकती है। या अगर मैं प्राइवेट कोचिंग चालू करूंगा तो वहां भी तकलीफ हो सकती है, मैं यहाँ के बच्चों को डाइवर्ट करूंगा कि अरे यहाँ महंगा है उधर चलो, उधर मैं सस्ते में पढ़ा दूंगा। सो ऐसी तकलीफ हो सकती है। इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं जिसमें रोका जा सकता है कि तुम ये सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे जब तक तुम हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो। तो कई बार इवन कोई बिजनेस नहीं करोगे ये भी बोला जाता है कि तुम कोई बिजनेस नहीं करोगे, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे। सीए लोगों के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है, जो सीए लोग जॉब पे जाते हैं उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट होता है कि तुम हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो तो खुद का प्राइवेट काम नहीं करोगे, किसी और के यहाँ जॉब नहीं करोगे। सो मेन एम है कि आप हमारे यहाँ अच्छे से क्वालिटी ऑफ सर्विस दे पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और ज़्यादा पैसे दे रहा है या खुद का बिजनेस ज़्यादा चल रहा है तो वहाँ टाइम दे रहा है, यहाँ पे बस नाम के लिए आते हैं, कैसा तो भी काम करते हैं। और इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स भी पूरी तरह से वैलिड माने गए। तो एग्रीमेंट ऑफ सर्विस यानी जॉब by which a person binds himself during the term of agreement not to take service with any else, कहीं और काम नहीं करेगा, तो it is not in restraint of lawful profession and is valid. Thus, a chartered accountant employed in a company may be debarred from private practice. उसको रोका जा सकता है कि तुम प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और सर्विंग elsewhere during the continuance of service, जब तक वो सर्विस में तब तक। But an agreement of service which seeks to restrict the freedom of occupation for some period after termination of service is void. So termination of service के बाद रोका जाएगा तो ये void है। So जैसे समझो मैंने बोला था कि मैं जब तक यहाँ पढ़ा रहा हूँ तब तक कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने समझो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। सो यहाँ पे मुझे इन लोग कब तक रोक सकेंगे? सिर्फ 3 साल तक। यहां तक के रिस्ट्रेंट अगर किया गया तो यहां पे रिस्ट्रेंट इज वैलिड। लेकिन बोलेंगे शर्मा जी आप यहां से छोड़ने के बाद भी कहीं और नहीं पढ़ाओगे या खुद की क्लास चालू नहीं करोगे, तो फिर यहां पे रिस्ट्रेंट नहीं किया जाता, यहां पे रिस्ट्रेंट विल बी वॉइड। सो आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस नहीं रोका जा सकता, यहां पे टर्मिनेशन हो गया तो अब नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो टर्मिनेशन होने के पहले तक के, जब तक वो जॉब पे है तब तक रोक सकते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट और हो सकता है, समझो किसी व्यक्ति ने यहीं पे बोला था 3 साल तक मैं काम करूंगा,
3 साल कहीं और काम नहीं करूंगा, बट समझो उसने 1.5 साल बाद यहीं पे उसने छोड़ दिया, यहाँ पे उसने जॉब लेफ्ट, ही लेफ्ट द जॉब, तो क्या इसके बाद भी हम रोक सकेंगे? तो आंसर इज यस, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट क्या है, 3 साल का। तो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का टर्म है 3 साल, तो हम 3 साल तक रोक ही सकते हैं, क्योंकि उससे एग्री हुआ था। अब वो अगर कहीं और जा रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअल में भी होता है, ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें रोका जाता है और बोला जाता है तुम 2 साल तक का बॉन्ड भरो कि 2 साल हमारे यहाँ काम करोगे, कहीं और नहीं जाओगे। सो ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं, बॉन्ड होते हैं वो। तो ऐसे केस में फिर लेकिन कई बार बाय आउट भी होता है, तो इसके भी तरीके हैं। इसमें फिर कंपनी बोलती है अगर आप छोड़ के जा ही रहे हो तो हमको इतना पैसा दो और फिर जाओ, तो उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। तो उसमें लिखा रहता है टर्म्स में कि आप अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको 1 लाख रुपए पहले हमको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। सो ये कई बार करते भी हैं लोग, क्योंकि उनको दूसरी जगह और अच्छा मिल रहा है, 1 लाख रुपए तो महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है उनको। सो वो ऐसे ही पे करके बाहर चले जाते हैं। और कई बार वो कंपनी भी दे देती है, जो कंपनी खरीद रही है उसको, खरीद रही मीन सर्विस खरीद रही, उसको नहीं खरीदते, तो उसकी सर्विस ले रहे हैं। सो वो कंपनी बोलती है कि तुम्हारे पुराने कंपनी को हम पे कर देंगे कॉम्पेंसेशन, और ये वैलिड होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है तो जो डैमेजेस है उतना पे करो और जा सकते हो। तो अगर तोड़ के जा ही रहे हैं तो फिर वहाँ पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, वो डैमेजेस हम आगे देखेंगे। सो ध्यान रखने वाली बात है कि हम रोक कब तक सकते हैं, तो रोक सकते हैं जब तक के टर्म ऑफ एग्रीमेंट है। टर्म ऑफ एग्रीमेंट खत्म होने के बाद नहीं रोका जा सकता। टर्म 3 साल का था, वो 1.5 साल बाद ही छोड़ के जा रहा है तो भी 3 साल तक रोका जा सकेगा। ठीक है। एंड सोल सेलिंग एजेंट्स एग्रीमेंट, यहां भी रोका जा सकता है। सोल सेलिंग एजेंट का एग्रीमेंट वो होता है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर एग्री करता है किसी व्यक्ति के साथ कि तुम सिर्फ हमारे गुड्स बेचना। तो ये भी पूरी तरह से वैलिड होता है। पहले ये बहुत सारे केसेस में हुआ करते थे, अब बहुत कम केस में दिखते हैं आपको। अभी भी कुछ जगह पे आपको दिखते हैं कि ये सोल सेलिंग एजेंट्स एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि कार वाले केसेस में देखो, जो महंगी चीजें हैं उसमें दिखता है। पहले टीवी वालों में भी होते थे कि अगर आप सैमसंग का टीवी बेच रहे हैं तो सैमसंग का ही बेच सकते, एलजी का नहीं बेच सकते, सोनी का नहीं बेच सकते। सो ऐसे एग्रीमेंट्स होते थे क्योंकि महंगी चीजें हुआ करती थी ये। अब तो टीवी वगैरह एकदम नेसेसिटी में आ गई, इसीलिए उनमें ऐसा नहीं होता। लेकिन कार वगैरह में आज भी होता है। आप देखो, सेवा वाला सिर्फ मारुति बेचेगा, उसको ये अलाउड नहीं है कि वो साथ में होंडा भी बेचे, क्योंकि उनके साथ मारुति वालों ने एग्रीमेंट किया है कि तुम सिर्फ हमारे प्रोडक्ट में डील करोगे। नहीं तो क्या होगा, मैं समझो सेवा जाता हूँ, उनके पास मारुति भी है, उनके पास होंडा भी है। सो वो क्या करेंगे, जानबूझ के डाइवर्ट करेंगे। मैं मारुति खरीदने गया, उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है होंडा में, तो वो बोलेगा कि ये क्या खरीदते, फालतू कार है, ये वाली खरीदो, सेफ्टी अच्छी होती है, तो इसमें जाओ। सो जानबूझ के डाइवर्ट कर सकते हैं। इसीलिए बड़ी चीज़ों में अभी भी ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कार हो गए, बाइक हो गई, जो 1-1.5 लाख के ऊपर की चीज़ें हो गई या 10-15 लाख की चीज़ें हो गई, उनमें ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप अगर हमारे गुड्स में डील कर रहे हैं तो किसी और के गुड्स में डील नहीं करोगे। इसीलिए आपको दिखेगा ऋषभ वाला सिर्फ होंडा की कार्स बेचता है, फिर आर्या वाला सिर्फ मारुति बेचता है, क्योंकि उसको दूसरे प्रोडक्ट्स रखना अलाउड नहीं है, वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बेच सकता है। ठीक है। सो ये एग्रीमेंट्स भी रोकने के लिए नहीं है, इनका भी मेन एम है कि आप डाइवर्ट ना करो कस्टमर्स को। सो एन एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड सोल सेलिंग एजेंट in which the sole selling agent agrees not to deal with the goods of any other manufacturer, such a restraint in trade is binding। तो ये वैलिड होता है। सो यहाँ पे भी रोक सकते हैं। सो टोटल इसको अगर हम समराइज करने जाएं तो पहला रूल था कि आप रोक नहीं सकते, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस करने से रोका नहीं जा सकता। अगर रोका जाएगा तो टू दैट एक्सटेंड इट विल बी वॉइड, जितना रिस्ट्रिक्टिव पार्ट है उतना वॉइड रहेगा। फिर इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस, जिसमें पहला एक्सेप्शन था स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, जिसमें कोर्ट, जिसमें लॉ में दिए हुए जो एक्सेप्शन है वो बताए हैं। जैसे सेल ऑफ गुडविल, अगर कोई गुडविल खरीदता है तो वो सेलर को रोक सकता है फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, सो लॉन्ग एज द रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल एंड सो लॉन्ग एज द बायर और हिज सक्सेसर इन इंटरेस्ट कैरीज ऑन द सिमिलर बिजनेस, तो वहां पे रोका जा सकेगा। दूसरा एक्सेप्शन है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में बताए गए हैं। पार्टनर्स कॉम्पिटिंग बिजनेस जब वो कंटिन्यू कर रहा है इन द पार्टनरशिप, उसको रोका जा सकता है फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस। अगर वो छोड़ के जा रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे भी, आउटगोइंग पार्टनर को रोका जा सकता है फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड टाइम विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स।
फिर अगर डिसोल्यूशन हो रहा है या डिसोल्यूशन का एंटिसिपेशन है, अंदाज है, तो ऐसे केस में भी रोका जा सकता है फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड लोकल लिमिट्स। एंड गुडविल के केस में यहाँ पे भी रोका जा सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में भी सेम पॉइंट बताया है कि बायर ऑफ गुडविल में रिस्ट्रेन द सेलर ऑफ गुडविल फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, एंड जब तक कि हम लोग बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ लीगल डिसीजन जिसमें केस में बताया गया, कोर्ट ने बोला कि यहाँ रोक सकते हैं, जो एक्ट में नहीं लिखा है बट फिर भी रोक सकते हैं, जिसमें ट्रेड कॉम्बिनेशन, जिसमें द एम इज नॉट टू क्रिएट मोनोपली, नॉट टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स, नॉट टू रिस्ट्रेन द ट्रेड, द एम इज टू प्रोवाइड बेटर सर्विस, टू रेगुलेट द बिजनेस, तो ये पूरी तरह से वैलिड होगा। या इंटेंशन मैटर करेगा। फिर नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट, जब तक कोई व्यक्ति जॉब पे है तब तक रोक सकते हैं, जॉब छोड़ दिया उसके बाद नहीं रोक सकते। बट अगर पहले से एग्री किया था 3 साल जॉब करेगा, 2 साल बाद जा रहा है, तो भी 3 साल तक रोक सकते हैं। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड विल बी वैलिड अगर नेगेटिव स्टिपुलेशन रखी हुई है इन अ सर्विस एग्रीमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, उतने टाइम तक के रोका जा सकेगा। फिर अगर सोल सेलिंग एजेंट है तो उसको रोक सकती है कंपनी कि तुम सिर्फ हमारे गुड्स में डील करोगे, दूसरे किसी के गुड्स में डील नहीं करोगे। ये भी पूरी तरह से वैलिड होते हैं। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट। तो फिर कर सकता है तो कर सकता है, मैंने हर जगह बताया, रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, जितने भी केस हैं हम अगर रोकना चाहेंगे तो रोक सकते हैं। अगर कोई एग्री कर रहा है कि तुम ये नहीं करोगे, वो भी एग्री कर रहा है, तभी रोक सकते हैं। अगर ऐसा रोका ना जाए तो हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है अपने हिसाब से, अगर रोका ना जाए तो ही हैज़ अ राइट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस। ठीक है, और कोई डाउट? चलो फिर कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में फिर इसके आगे की चर्चा चालू करेंगे। थैंक यू।